अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। IFRS 9 स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाह पढ़ लें, दुरूद शरीफ पढ़ लें जी। बिस्मिल्लाह मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रब्बी ज़िदनी इल्मा रब्बी यस्सिर वला तुअस्सिर व तम्मिम बिल खैर। अल्लाह ताला हम सब के लिए आसानियाँ फरमाए। IFRS 9 स्टैंडर्ड के अंदर आते हैं और कहते हैं IFRS 9 थोड़ा सा हमारे ऊपर हमारा साथ दो। IFRS है चूँकि ये इसकी डेफिनेशंस बिल्कुल एंड पर होंगी, अपेंडिक्स के अंदर मौजूद होंगी। हम यहाँ से ढूंढते हैं कि IFRS 9 जो नाम है इसका फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स, तो हमें फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स का पता चल जाए कि ये फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स आखिर है भला किस चीज़ की, क्या चीज़ है ये फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट। ABCDEF में जाना चाहिए हमें। एफ में फाइनेंशियल गारंटी कॉन्ट्रैक्ट नज़र आया, फाइनेंशियल लायबिलिटी, फाइनेंशियल, ये तो हमें नज़र ही नहीं आया। फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट तो यहाँ पे डिफाइन ही नहीं किया होगा। ओ, स्टैंडर्ड ने एंड पर कुछ बातें की डिफाइंड टर्म्स में। फॉलोइंग टर्म्स आर डिफाइंड इन पैरा 11 ऑफ IAS 32, अपेंडिक्स ए ऑफ IFRS 7, अपेंडिक्स ए ऑफ IFRS 13, अपेंडिक्स ए ऑफ IFRS 15 and are used in this standard with the meaning specified in IAS 32, 7, 13 and IFRS 15। तो अब हमें जाना पड़ेगा एक और स्टैंडर्ड में। आपके पास स्टैंडर्ड्स मौजूद होंगे, आपने यहाँ से हाईलाइट करना है कि मेरी चीज़ कौन सी चीज़ कहाँ कहाँ पर मौजूद है। हम IAS 32 का सहारा लेंगे। किसका सहारा लेंगे? IAS 32 का सहारा लेंगे। सबसे पहले देखते हैं फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स। फिर फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट से रिलेटेड IAS 32। IAS 32 में पैराग्राफ नंबर 11 में फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स, फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स ये आ गई जी हमारी डेफिनेशन। फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट होता है जी एक कॉन्ट्रैक्ट है, एनी कॉन्ट्रैक्ट दैट गिव राइज टू फाइनेंशियल एसेट ऑफ वन एंटिटी एंड फाइनेंशियल लायबिलिटी और इक्विटी इंस्ट्रूमेंट्स ऑफ अनदर एंटिटी। एक एंटिटी के पास उसके लिए फाइनेंशियल एसेट, एक ऐसा कॉन्ट्रैक्ट जिसमें एक एंटिटी, दो एंटिटीज के दरमियान में कॉन्ट्रैक्ट होता है, एक एंटिटी के लिए फाइनेंशियल एसेट तो दूसरी एंटिटी के लिए या तो फाइनेंशियल लायबिलिटी या फिर इक्विटी इंस्ट्रूमेंट्स। तो इससे पता चला हमें अब मजीद कौन सी डेफिनेशन देखनी है। एक फाइनेंशियल एसेट्स क्या होता है, इक्विटी इंस्ट्रूमेंट्स क्या हो सकते हैं और फाइनेंशियल लायबिलिटी क्या हो सकती है। ये हमारी मजीद डेफिनेशंस आ जाएंगी। फाइनेंशियल एसेट में भी हम उतनी डेफिनेशन देखेंगे जितनी हमारे से रिलेटेड है, हमारे कोर्स से रिलेटेड है। फाइनेंशियल एसेट क्या होता है? इट इज एनी एसेट दैट इज कैश। एक के पास कैश आ जाए, दूसरे के पास इक्विटी इंस्ट्रूमेंट, एक के पास कैश हो, दूसरे के लिए लायबिलिटी हो। एन इक्विटी इंस्ट्रूमेंट ऑफ अनदर एंटिटी, किसी दूसरी एंटिटी का इक्विटी इंस्ट्रूमेंट्स मींस मैं अगर इन्वेस्टमेंट करता हूं तो मेरे लिए वो किसी और इक्विटी इंस्ट्रूमेंट में, किसी और एंटिटी में मैंने इन्वेस्टमेंट की तो किसी दूसरे एंटिटी की क्या है, मेरे पास इक्विटी इंस्ट्रूमेंट्स आ गए और दूसरे के लिए इक्विटी, दूसरी एंटिटी के लिए जिसने इशू किए शेयर्स। कॉन्ट्रैक्चुअल राइट, एक कॉन्ट्रैक्चुअल राइट हो, राइट टू रिसीव कैश और अनदर फाइनेंशियल एसेट फ्रॉम अनदर एंटिटी। कोई और एसेट या कोई और फाइनेंशियल एसेट कैश मिल जाए, इक्विटी इंस्ट्रूमेंट किसी और एंटिटी के मिल जाए, और टू एक्सचेंज फाइनेंशियल एसेट्स और फाइनेंशियल लायबिलिटी विद अनदर एंटिटी अंडर कंडीशंस दैट आर पोटेंशियली फेवरेबल टू दी एंटिटी। तो ये दो तीन बातें हैं फाइनेंशियल एसेट्स के अंदर। कैश, किसी दूसरी एंटिटी का इक्विटी इंस्ट्रूमेंट हो, या किसी दूसरी एंटिटी के साथ आप कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं जिसके अंदर आपको कैश मिलना है या दूसरी एंटिटी का इक्विटी इंस्ट्रूमेंट्स मिलना है।
ठीक। या फिर हम आपस में फाइनेंशियल एसेट और फाइनेंशियल लायबिलिटीज की एक कॉन्ट्रा एंट्री बना रहे हैं, कॉन्ट्रा कर रहे हैं, अपने एसेट्स दे के अपनी लायबिलिटीज दे के दूसरे से एसेट्स ले रहे हैं, और इस तरीके से चलेगा दो एंटिटीज के दरमियान में। फाइनेंशियल एसेट्स में चौथी चीज, a contract that will or may be settled in the entity's own equity instrument and is नॉन डेरिवेटिव। तो ये तो डेरिवेटिव से रिलेटेड कहानी तो हमारे कोर्स के अंदर है ही नहीं, तो हम डी को खैर बात कह देते हैं। तो हमारे लिए ये तीन चीजें, यस। फिर अगली चीज देखते हैं, फाइनेंशियल लायबिलिटी। एक के लिए फाइनेंशियल एसेट कॉन्ट्रेक्चुअल राइट टू रिसीव था, तो दूसरे के लिए कॉन्ट्रेक्चुअल क्या बन जाएगी, ऑब्लिगेशन। अब इस बंदे ने डिलीवर करनी होगी चीजें। डिलीवर क्या, कुछ डिलीवर करेगा, कैश कर सकता है, किसी और एंटिटी के इक्विटी इंस्ट्रूमेंट्स उठाकर दे सकता है, या फिर ये भी एक्सचेंज वाली बात ही आएगी, एक्सचेंज फाइनेंशियल एसेट और लायबिलिटीज विद अनदर एंटिटी अंडर कंडीशंस दैट आर पोटेंशियली अनफेवरेबल टू द एंटिटी। क्योंकि जब एक बंदे की लायबिलिटी होती है उसके लिए अनफेवरेबल चीज होती है। ऑन अदर हैंड जिस बंदे के का एसेट होता है उसके लिए पोटेंशियली फेवरेबल है और इसके लिए अनफेवरेबल है। एक कॉन्ट्रैक्ट दैट विल और मे, तो ये वाला चीज तो हमने पढ़नी नहीं है, डेरिवेटिव से रिलेटेड। इक्विटी इंस्ट्रूमेंट, an equity instrument is any contract that evidences a residual interest in the assets of the entity after deducting all its liability। ये शेयर्स को बोला जाता है, शेयर कैपिटल को। शेयर कैपिटल क्या होता है, राइट टू रिसीव समथिंग अमाउंट इन द केस ऑफ डिस्पोजल ऑफ द कंपनी। और तब जब डिस्पोजल होती है तो तब क्या होता है, एंटिटी बेची जाती है, उसकी लायबिलिटी सेटल की जाती हैं, उसके एसेट्स बेचे जाते हैं, उसकी लायबिलिटी सेटल की जाती है, और फिर अल्टीमेटली जो बाकी पैसे बच जाते हैं वो शेयर होल्डर को थमा दिए जाते हैं। तो बस उनका राइट उस हद तक होता है। द कॉन्ट्रैक्ट दैट विल एविडेंस अ रेजिडुअल इंटरेस्ट, बचा खुचा, बच जाने वाला इंटरेस्ट इन द एसेट्स ऑफ द एंटिटी आफ्टर डिडक्टिंग ऑल इट्स लायबिलिटी।